हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो हमने कल ही इस टॉपिक को स्टार्ट किया था। कुछ चीज़ें बच गई हैं, वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और साथ ही में जो टॉप मोस्ट एमसीक्यूज़ हैं वो भी हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन आज हम 10 ही एमसीक्यूज़ कर पाएंगे क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो उसका ध्यान रखते हुए हम आज इतने ज़्यादा एमसीक्यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम ये जानेंगे कि कौन से आर्टिकल्स और कौन सा पार्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ डील करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल ही कहा था कि जो पार्ट 15 है वो किसके साथ डील करता है, इलेक्शंस के साथ। और इलेक्शन किसके साथ डील करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक, तो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक ये डील करते हैं किसके साथ, इलेक्शंस इन इंडिया के साथ। दैट मीन्स कि हमारा पार्ट जो 15 है और आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक जो भी आर्टिकल है या आर्टिकल जो 15 है ये किसके साथ डील करता है, इलेक्शंस के साथ। ठीक है, और इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है इंडिया में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलो अब हम एक एक आर्टिकल को अलग अलग से देखेंगे कि आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। तो पहला आर्टिकल जो है हमारे पास ये है आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 में ये लिखा हुआ है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसको कौन पावर देता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है। किस आर्टिकल के अंदर, 324 आर्टिकल के अंदर। क्या करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। किसको, इलेक्शंस को। किसके इलेक्शंस, पार्लियामेंट के इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन और प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन। इसको क्या करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और सुपरवाइज करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहाँ से पावर लेती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 324 के अंदर। तो आसान भाषा में आप ऐसे समझेंगे कि आर्टिकल 324 जो हमारा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देता है ताकि वो पार्लियामेंट के इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को सुपरवाइज करे, डायरेक्ट करे और कंट्रोल करे। ठीक है, अब हम आर्टिकल 325 को देखते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है नो पर्सन टू बी इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 325 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है पार्ट 15 के अंदर वो कहता है कि कोई भी इंसान जो 18 साल के ऊपर हो चुका है या 18 साल का है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसको वोट देने का हक है, चाहे वो किसी भी रिलीजन के साथ ताल्लुक़ रखता हो। वो हिंदू हो, वो सिख हो, वो क्रिश्चियन हो, वो मुस्लिम हो, कोई भी हो, या वो किसी भी रेस का हो या किसी भी कास्ट का हो, ठीक है, या किसी भी सेक्स का हो, उसको वोट देने का हक होता है इस आर्टिकल के अंदर। ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 320। अब हम देखते हैं आर्टिकल 326 क्या कहता है। कहता है elections to the Lok Sabha and state assemblies to be based on adult suffrage, voting right to citizen 18 years or above। ओके, यहाँ पे जो अडल्ट सफरेज है इसको हम अडल्ट फ्रेंचाइज भी बोलते हैं। इस आर्टिकल का कहना ये है कि हर एक इंसान जिसकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज़्यादा है उसको हक है, किसका हक है, वोट देने का हक है, वो वोट दे सकता है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 327 को। आर्टिकल 327 ये कहता है कि पार्लियामेंट को
पावर्स हैं वो क्या कर सकता है, लॉज बना सकता है। किसके रिलेटेड, इलेक्शन के रिलेटेड, चाहे वो एमपी के इलेक्शन हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर के हो, प्रेसिडेंट के हो या वाइस प्रेसिडेंट के हो। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन के अंदर कोई भी अगर लॉ बनाना है तो उसका पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 327 के अंदर। अब यहाँ पे आर्टिकल 328 आता है। वो क्या करता है, ये आर्टिकल पावर देता है किसको, स्टेट लेजिस्लेचर को, जो भी लॉज हैं किसके रिलेटेड, स्टेट लेवल इलेक्शन के रिलेटेड। फॉर एग्जांपल स्टेट लेवल इलेक्शन जो होते हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन या पंचायत के इलेक्शन, इसके रिलेटेड अगर कोई लॉ बनाना है तो वो कौन बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। अब आर्टिकल 329 क्या कहता है, बार ऑन interference by courts in electoral matters except through election petition। ये आर्टिकल क्या कहता है, ये रिस्ट्रिक्ट करता है किसको, जुडिशियल इंटरवेंशन को, किसके अंदर, इलेक्शन रिलेटेड इशू जो भी होते हैं उसमें किसको ये रिस्ट्रिक्ट करता है, जुडिशियल इंटरवेंशन को। तो ये हुआ आर्टिकल 329। तो ये था हमारा लास्ट आर्टिकल जो डील करता था किसके साथ, इलेक्शन के साथ। चलो अब हम इसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो देखते हैं। तो हमारे पास पहला एमसीक्यू जो है वो कहता है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इलेक्शन कमीशन। अब हम कल से पढ़ रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन के साथ डील करता है वो कौन सा आर्टिकल है। देखो यहाँ पे आप एलिमिनेट आराम से कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो आर्टिकल है 324 टू 329, ये जो आर्टिकल है ये डील करते हैं किसके साथ, इलेक्शंस के साथ डील करते हैं। पहला 320 ये तो नहीं आ सकता, तीसरा 356 ये भी नहीं आ सकता, और चौथा 280 ये भी नहीं आ सकता। तो राइट आंसर हमारा कौन सा है, बी। शाबाश। तो दूसरा एमसीक्यू क्या कहता है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन जुडिशियल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या नॉन गवर्नमेंटल बॉडी। तो हमने पढ़ा है कि ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो पार्ट जो तीसरा है वो क्या है, सही है, दैट मीन सी पार्ट इज द राइट आंसर। तो तीसरा क्या कहता है, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CEC। कल ही हमने पढ़ा था कि कौन इसको करता है, अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। तो पार्ट सी इज़ द राइट आंसर। हाँ, ये जो MCQs है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये क्या कहता है, द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़, क्या है वो, 5 years और 65 years of age whichever is earlier, 6 years और 65 years of age whichever is earlier, 4 years या 3 years। देखो हमने पहले और दूसरे में हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जो 4 years वाला है ये हमने नहीं पढ़ा और 3 years वाला भी नहीं पढ़ा। तो पहले और दूसरे में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर जो है वो बी पार्ट है, 6 years और 65 years of age whichever is earlier। दैट मीन्स वो 6 साल रह सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या उसकी एज अगर 65 ईयर की हो जाएगी तो वो वहाँ पे भी रिटायर हो सकता है। तो जो उस टाइम होगा वही होगा। जो पांचवा क्वेश्चन है हमारा ये बड़ा ट्रिकी है और आसान भी है। कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। सबसे पहला पार्ट है कंडक्टिंग इलेक्शन, यस
इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कंडक्ट करता है। प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल रोल्स, हमने कल ही पढ़ा था कि वो इलेक्टोरल रोल भी प्रिपेयर करता है। डिक्लेयरिंग इलेक्शन रिजल्ट भी वो डिक्लेयर करता है। बट जो डी पार्ट है, अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम नहीं है। तो डी पार्ट हमारा जो है ये राइट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या कहता है, द इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस टू। कहने का मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो किस किस की इलेक्शन कंडक्ट करता है। हमने कल ही पढ़ा था वो किसकी इलेक्शन कंडक्ट करता है। सबसे पहले पार्लियामेंट इलेक्शन यानी कि एमपीज़ के इलेक्शन, चाहे वो राज्यसभा के हों या वो लोकसभा के हों। उसके बाद असम्बली के इलेक्शन, असम्बली के चाहे वो स्टेट असम्बली हो या यूटी की असम्बली हो। यूटी में 3 असम्बलीज आती हैं। कौन कौन सी यूटी, एक हमारे पास जे.एंड.के यूटी है, पौंडीचेरी है, और उसके बाद हमारी दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है उसके इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और साथ में ये प्रेसिडेंट की इलेक्शन भी करता है और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन भी। चलो देखते हैं इसके पार्ट क्या कहते हैं। कहता है लोकसभा, हाँ जी लोकसभा की इलेक्शन करवाता है। राज्यसभा के भी करवाता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी करवाता है। सो जो हमारा राइट आंसर है वो कौन सा होगा, डी पार्ट। दैट मीन ये सब जो ऑप्शन में दिए गए हैं सबके इलेक्शन करवाता है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, हाउ मेनी इलेक्शन कमिश्नर्स आर देयर इन इंडिया करंटली। करंटली मीन यहाँ पे 24 लिखा गया हुआ है, इसको मैं मिटा देता हूँ। करंटली मीन 2025 मीन आज की डेट में कितने इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। तो बेसिकली कितने इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 3 होते हैं। एक होता है CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और दूसरे होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। ये होता है 1, ये होते हैं 2, टोटल हो गए 3। तो हमारा राइट आंसर है सी पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ये कहता है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन रिमूव कर सकता है, द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। नो, क्योंकि हमने तो ये नहीं पढ़ा। द प्राइम मिनिस्टर, नहीं ये भी हमने नहीं पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट, ये भी नहीं पढ़ा। हमने क्या पढ़ा, ए 2/3 मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो हमारा बी पार्ट जो है ये राइट आंसर है। तो आसान भाषा में ऐसे समझिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव होता है वैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रिमूव होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच गए। ये कहता है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड द इलेक्शन कमीशन ए मल्टी मेंबर बॉडी। कल ही हमने पढ़ा था कि 1993 में इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया। पहले एक ही इलेक्शन कमिश्नर होता था, उसके बाद कितने बनाए गए, 3। तो 1993 में कौन सी अमेंडमेंट हुई थी, अमेंडमेंट 44th। दैट मीन पार्ट नंबर सी जो है ये इसका राइट आंसर है। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। ये क्या है, सबसे आसान ही है, चलो देखते हैं। ये कहता है द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज़ इन्फोर्स्ड बाय। ये तो हम सबको पता है, कौन इन्फोर्स करता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जब एक नोटिफिकेशन आती है कि हाँ अब इलेक्शन होने वाले हैं, वो कहीं पे भी हो, किसी भी रियासत में हो, किसी भी यूटी में हो, तो वो कौन करता है, इलेक्शन कमीशन। क्या करता है वो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को क्या करता है, इन्फोर्स करता है।